नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अब से महज कुछ घंटे बाद बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं। राजभवन, जिनको अब लोक भवन के नाम से जाना जाता है, नीतीश कुमार वहां जाएंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। और इसी के साथ पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। आज शाम तक हमें यह पता लग जाएगा कि ताज सम्राट के सर पर पहनाया जा रहा है या एक बार फिर से एक नए तरह का कोहिनूर भारतीय जनता पार्टी की गुजराती लॉबी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ढूंढ कर लाएंगे। क्योंकि सबके मन में अब ये सवाल है, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, और उसके बाद सवाल उठेगा कि अब बिहार का क्या होगा। लेकिन अब आज की बात मैं आपको बताऊं उससे पहले थोड़ी सी बात मैं बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हलकों में या विजय सिन्हा पहले एक बार बयान दे चुके हैं, बाद में उन्हें पलटना पड़ गया अपने बयान से कि बिहार में मुख्यमंत्री बनाना ये अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना है। लेकिन आज मैं आपके सामने जो तथ्य लेकर आया हूं, एक चौंकाने वाला तथ्य लेकर सामने आया हूं कि नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति से विदा होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संस्थान, जिसे मैं प्रतिष्ठान कहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी बदलाव की एक नई बयार शुरू हो जाएगी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया, संघ प्रमुख मोहन भागवत की विदाई की गाथा भी शुरू हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही सुना, नीतीश कुमार के विदा होते ही मोहन भागवत के विदाई के दिन गिनने भी शुरू हो जाएंगे। आखिर क्या कनेक्शन है नीतीश कुमार और आरएसएस के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत का, आखिर क्या कनेक्शन है बिहार और मोहन भागवत का, ये जरूर आपके सामने रखूंगा। ये दिलचस्प और चौंकाने वाला खुलासा। लेकिन आज क्या हुआ वो भी आपको बता देता हूं, और कहने की जरूरत नहीं है कि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा 2-4 लोगों तक, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेंबर के तौर पर अगर ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। महीने का सिर्फ 89 रुपए का खर्च है। और आज की बड़ी खबर पर आते हैं। आज नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी आखिरी बैठक ली और इससे पहले नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। आज के दिन बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी जाती है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिस संविधान के आधार पर भारत का शासन और प्रशासन चलाया जा रहा है। लेकिन नेता भी बड़े गजब होते हैं, वो हर चीज में अपने काम की चीज छाट लेते हैं, बाकी को अलग कर देते हैं। ये तमाम लोग बाबा साहब का राग तो अलापते हैं, लेकिन सब भूल जाते हैं कि बाबा साहब आजादी से पहले बनने वाली सरकार में श्रम मंत्री भी थे, लेबर मिनिस्टर भी थे, और उस समय उन्होंने जो कुछ कहा था, अगर सरकार इसको ईमानदारी से लागू करती तो नोएडा में जो हुआ उस तरह की हिंसक घटना कभी नहीं होती। ये एक कंपनी का वाकया नहीं है, कंपनी दर कंपनी मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो टीवी चैनल आपको ये खबरें दिखा रहे हैं, उनमें से भी कई टीवी चैनल में शोषण की इंतहा पार हो चुकी है। क्या करे, चिराग तले अंधेरा, इसीलिए तो कहा गया है। अब मैं आता हूं वापस से अपनी कहानी पर। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी, कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई, नीतीश कुमार के घर लोगों का आना जाना बना रहा। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पहुंचे, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह पहुंचे, मंत्री विजय चौधरी भी पहुंचे। इससे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों एक ही गाड़ी से निकले, दोनों गाड़ी की पिछली वाली सीट पर बैठे थे। ये तमाम चीजें हलचल होती रही और अब ये कहा जा रहा है कि 3 बजे के बाद नीतीश कुमार राजभवन, जिसको कि लोक भवन के नाम से अब जाना जाता है, वहां जाएंगे और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनको ऑब्जर्वर बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के लिए, उनकी मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें उन्हें नेता चुना जाएगा और फिर राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और कल बताया जा रहा है कि नई सरकार का गठन होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना पाने में कामयाब हो जाएगी। बिहार किस तरह से
भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अबूझ पहेली बना हुआ था। ये आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। उत्तर भारत का इकलौता राज्य जिसे भारतीय जनता पार्टी अभी तक राजनीतिक रूप से भेद नहीं पाई थी। नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर उनको आगे बढ़ना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर आगे बढ़े। ये फैसला किसने किया था? ये फैसला आज की तारीख में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया है, सरसंघचालक मोहन भागवत, उन्होंने किया था। इसलिए मैंने कहा मोहन भागवत और नीतीश कुमार का रिश्ता बड़ा गजब का है। भले ही नीतीश कुमार आरएसएस को लेकर जिस तरह के बयान देते रहे हो, लेकिन आरएसएस ने उनको मुख्यमंत्री बनाने में किस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका, और आरएसएस की बजाय मैं सीधे शब्दों में कहूं, मोहन भागवत ने उनको मुख्यमंत्री बनाने में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये आप जानेंगे तो निश्चित तौर पर चौंक जाएंगे। और बिहार किस लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा प्रतिष्ठा का विषय बना रहा, क्योंकि आप देखिए दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में भी 2007-8 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। नॉर्थ ईस्ट के असम में भी 2016 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया था। त्रिपुरा जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य में भी 2018 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया था। लेकिन बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2026 तक का इंतजार करना पड़ा। जी हां, 2026 तक का इंतजार करना पड़ा। अब आ जाता हूं मोहन भागवत और नीतीश कुमार के रिश्तों पर। 1990 लालू यादव मुख्यमंत्री बने कांग्रेस पार्टी को हराकर। जनता दल के विधायक दल की बैठक में क्या कुछ हुआ, ये किस्से कहानियां तो आपको पता है। कैसे रामसुंदर दास आगे थे, उसके बाद रघुनाथ झा को खड़ा किया, चंद्रशेखर की क्या भूमिका थी, वीपी सिंह की क्या भूमिका थी, मुलायम सिंह यादव, अजीत सिंह की क्या भूमिका थी, ये तमाम चीजें तो आपको पता होगी, उसमें नहीं पढ़ूंगा। लेकिन 93-94 आते आते वो नीतीश कुमार जो 90 में लालू यादव के साथ खड़े नजर आए, उन्होंने लालू यादव का साथ छोड़ दिया। 1995 का चुनाव लड़ा, 1995 टीएन सेशन वाला चुनाव जिसको कहा जाता है, और उसमें 310 सीटों पर चुनाव लड़कर नीतीश कुमार की पार्टी सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें जीत पाई थी। 7। नीतीश कुमार डिप्रेशन में चले गए, अज्ञातवास में चले गए। जो मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पार्टी सिर्फ 7 सीटों पर जीत पाई। नीतीश कुमार कई दिनों, कई महीनों तक राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरह से गायब रहे। जनता दल को प्रचंड बहुमत मिला था, क्योंकि जनता दल 167 सीटों पर चुनाव जीती थी। भारतीय जनता पार्टी बिहार की विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी 41 सीटों के साथ। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी 29 सीटों के साथ, और सीपीआई 26 सीटों के साथ चौथे नंबर की पार्टी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन चूंकि यूनाइटेड बिहार था उस समय, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीटों की संख्या भी नीतीश कुमार की पार्टी की सीटों की संख्या से ज्यादा थी। और जिस तरह की बंपर जीत लालू यादव की पार्टी को मिला, जनता दल को मिला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी एक बौखलाहट की स्थिति थी। नीतीश कुमार तो जैसा मैं कह चुका हूं कि डिप्रेशन में जा चुके थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दिग्गज नेताओं की बैठक हुई, और उस बैठक में तय किया गया कि किसी बड़े नेता को हमें बिहार की जिम्मेदारी देनी होगी, बीजेपी से नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी। तो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विदर्भ के प्रांत प्रचारक हुआ करते थे, मोहन भागवत, जी हाँ, आज जो आरएसएस के मुखिया है, वो मोहन भागवत उस समय आरएसएस के गढ़ विदर्भ के प्रांत प्रचारक हुआ करते थे, और संघ ने उन मोहन भागवत को बिहार भेजने का फैसला किया। यह 1995 के विधानसभा चुनाव के बाद का जिक्र है। नागपुर से उनको पटना भेजा गया। कई लोग उस समय चौंक गए, कई तरह के किस्से कहानियां कही गई, हालांकि विस्तार से ये चीजें निकलकर कभी भी सामने नहीं आई कि उस समय जो सर कार्यवाह थे शेषाद्री जी, उन्होंने क्यों मोहन भागवत को बिहार भेजने का फैसला किया। अब ये नाराजगी की बात थी, या पनिशमेंट पोस्टिंग थी, या नागपुर में कुछ ऐसा हो गया था जिससे आरएसएस का आला कमान मोहन भागवत से नाराज था। लेकिन मोहन भागवत की छवि एक ऐसे संघ प्रचारक की थी कि जो दायित्व उनको दिया जाता है उस दायित्व को वो पूरा करते हैं, तो इसलिए उनको नया दायित्व देते हुए नागपुर से हटाकर बिहार की राजधानी पटना भेज दिया गया था। 1995-96 की बात है।
बिहार में क्षेत्र प्रचारक के तौर पर मोहन भागवत ने 5 वर्षों तक काम किया, यानी लगभग 2000 तक उन्होंने क्षेत्र प्रचारक के रूप में बिहार में काम किया और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सिर्फ संगठन की दृष्टि से नहीं बल्कि सहयोगी दलों की दृष्टि से। और फिर जब सरकार बनी 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, तो बिहार से कई सहयोगी दल उनके साथ खड़े नजर आए। वो दौर था जब जॉर्ज फर्नांडिस भी जुड़े, रामविलास पासवान भी जुड़े, नीतीश कुमार भी जुड़े। समाजवादी विचारधारा के आंदोलन से आने वाले कई नेताओं ने एनडीए गठबंधन का दामन थाम लिया और इसमें मोहन भागवत की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इतना नहीं, जब वहां पर उनका कार्यकाल खत्म हुआ और जब 2000 में मोहन भागवत सरकारवा बने और उनका जो केंद्र पटना से कोलकाता हो गया, इसके बावजूद उन्होंने बिहार की राजनीति पर गहरी नजर बनाए रखी। बिहार की राजनीति की पल पल की रिपोर्ट वो लेते रहे, बिहार की राजनीति पर पल पल वो नजर गड़ाए रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि बिहार में एक दौर में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। 2005 में पहले कुछ दिनों के लिए बनी, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में जब फिर से विधानसभा चुनाव हुए तो फिर ऐसी सरकार बनी कि तब से लेकर आज तक बीच के कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए, जब लालू यादव के साथ चले गए थे नीतीश कुमार, उस समय को छोड़ दिया जाए तो लगातार बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है। लेकिन इसकी नींव जो डाली वो आरएसएस के नेता के तौर पर, प्रचारक के तौर पर मोहन भागवत ने डाली, जो कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक है। और उस समय जो नेता, जो प्रचारक कैलाशपति मिश्र, उन्होंने भी जो आजीवन प्रचारक रहे, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जब मोहन भागवत एक बड़ा सपना साकार कर रहे हैं, जब मोहन भागवत जो 1995-96 में उनको बिहार की जिम्मेदारी देकर पटना भेजा गया था, उस जिम्मेदारी को, उस सपने को आज वो साकार कर रहे हैं। नीतीश कुमार की विदाई के साथ ही ये तय हो जाएगा कि अगले कुछ घंटों में यानी कल बिहार में भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो मोहन भागवत का एक बड़ा सपना साकार होते ही क्या अब मोहन भागवत भी सक्रिय, अब उसको राजनीति कह लीजिए, समाज सेवा कह लीजिए, उससे विदा हो जाएंगे। और वैसे भी ये बताया जा रहा है कि दिन लगातार नजदीक आते जा रहे हैं, महज कुछ महीनों का समय बचा हुआ है और आरएसएस के मुखिया, संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंपकर सक्रियता से थोड़े से असक्रिय हो जाएंगे। स्वयंसेवक तो वो बने रहेंगे, प्रवास तो वो करते रहेंगे, लेकिन आरएसएस के मुखिया, आरएसएस के सर संचालक नहीं रहेंगे। अब मोहन भागवत के इस फैसले को नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने की कोशिश का एक हिस्सा भी आप मान सकते हैं, लेकिन यह तय मानकर चल लीजिए कि नीतीश कुमार की विदाई सिर्फ नीतीश कुमार की विदाई पर ही खत्म नहीं हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कब तक बिहार में सरकार चला पाएगा, यह भी अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ मोहन भागवत का भी एक सपना साकार होने जा रहा है। और ध्यान रखिएगा, अप्रैल का महीना चल रहा है, मई जून यानी संसद के मानसून सत्र से पहले बहुत कुछ बदलेगा। आरएसएस में भी बहुत कुछ बदलेगा, भारतीय जनता पार्टी में भी, बल्कि कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदलेगा एनडीए गठबंधन में भी। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह है, अगर आप मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो स्पेशल व्यूअर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। महज 89 रुपए महीने का खर्च आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।